ऑफ सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर, हम लोगों ने सामाजिक संरचना के बारे में देखा था। और एक टॉपिक बचा था जो है सोशल फंक्शन, कि सोशल फंक्शन क्या है, सामाजिक प्रकार किसे कहते हैं। इसी पे हम लोगों को चर्चा करनी थी। तो इंडियन सोसाइटी पे अगर हम बात करें भारतीय समाज के ऊपर, तो भारतीय समाज की संरचना अपने आप में बहुत डाइवर्स है, बहुत ही विभिन्नताएं हमको अपने समाज में देखने को मिलती हैं। और इस सामाजिक विभिन्नता के साथ भी हमारा जो समाज है, वो समाज कहीं न कहीं उसमें एकरूपता आपको देखने को मिलती है, एकता देखने को मिलती है। तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या किसी भी समाज के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए केवल समाज की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक संरचना के इतर भी हमें समाज के प्रकारों को, समाज में होने वाली गतिविधियों को भी समझना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि सामाजिक प्रकार क्या हैं, वो सोशल फंक्शंस कौन से हैं जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। ऐसे कौन कौन से सोशल फंक्शंस हैं जो हमारे समाज के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, और समाज जिसकी वजह से अपनी संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बहुत जल्दी नहीं कर पाता। समय के साथ उसमें परिवर्तन तो होना असंभव ही है, बदलता ही है, लेकिन उसमें परिवर्तन उसके फंक्शंस की वजह से भी होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि सामाजिक प्रकार का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, और सामाजिक प्रकार की क्या क्या विशेषताएं हैं। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि समाज के जो संरचना है, समाज की जो प्रकार हैं और शिक्षा, ये दोनों कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, इन दोनों के ऊपर कैसे इंटरडिपेंडेंसी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मीनिंग ऑफ फंक्शन क्या है, प्रकार का अर्थ क्या है। तो प्रकार अर्थात फंक्शन को आप कई रूपों में देखते हैं। जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन से मतलब, जब हम लिटरल मीनिंग की बात करें यदि कि क्या है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शाब्दिक अर्थों में जब हम फंक्शन शब्द कहते हैं, प्रकार कहते हैं, तो प्रकार को कई रूपों में देखते हैं कि पब्लिक फेस्टिवल आर समिट। जब हम फंक्शन कहें तो फंक्शन का मतलब कोई एक, जो हमारे यहाँ किसी प्रकार का उत्सव है, किसी प्रकार के लोग मिलते हैं, जैसे हमने कहा आपसे कि जन्मदिन का उत्सव है, किसी के सालगिरह, शादी की सालगिरह की उत्सव है, या किसी का विवाह है, तो वो सारे फेस्टिवल्स को हम फंक्शन की तरीके कहते हैं कि हमारे घर में फंक्शन है, आप आइएगा। उसी तरह से किसी एक सिस्टम, कोई एक तंत्र काम कर रहा है, उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, तो कभी कभी सिस्टम को भी हम फंक्शन की तरीके देखते हैं। किसी सामाजिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो गतिविधियां करता है, वो गतिविधियों को भी हम फंक्शन के अंतर्गत देखते हैं। जैसे किसी जिले का जिलाधिकारी अपने पद पर बैठते हुए जिलाधिकारी के कार्य का जब वह निर्वहन करता है, तो वो जो गतिविधियां करता है वो उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति की वजह से अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। सिमिलरली हम गणित में भी फंक्शन की बात करते हैं, कहते हैं कि बी इज द फंक्शन ऑफ सी, या ए इज द फंक्शन ऑफ बी। तो मैथमेटिक्स वाले जो लोग होते हैं सब समझ सकते हैं कि हम उसमें फंक्शन की बात करते हैं कि ए बी का फंक्शन है। इस तरह से भी हम फंक्शन को, आप उसका रूप देखते हैं लिटरल मीनिंग में। और फंक्शन को हमारे अपने मानव शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, वो जो कार्य करते हैं, जैसे हृदय का काम, जैसे किडनी का काम, है ना, जैसे हमारे यहाँ ब्लड का काम। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, पूरे शरीर में पहुंचाना, ऑक्सीजन को ब्लड पहुंचाता है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लेकर के आता है। तो वो जो कार्य होते हैं उसको भी फंक्शन के रूप में देखा जाता है। और जब किसी तंत्र के बनाए रखने के लिए,
चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे सोशल हो, किसी प्रकार का ऐसा तंत्र है, कोई एक सिस्टम है, कोई एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को एज सच बनाए रखने के लिए जो गतिविधियां आप करते हैं उसको भी फंक्शन के रूप में कहते हैं। जस्ट लाइक बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, आपकी बॉडी के रिदम को बनाए रखने के लिए, आपके बॉडी का सबका एक लय है, हर आदमी के बॉडी का एक लय है, शरीर का एक लय है, उस लय को बनाए रखने के लिए आपकी आपकी जो बॉडी है उसके हिसाब से अपने आप को ढालती है, वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज वैसे करती हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रात को सोते हैं, दिन में जगते हैं, ये हमारे बॉडी का रिदम है। लेकिन बहुत से ऐसे भी आप देखेंगे जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, उनके 24 घंटे की अगर ड्यूटी है तो कुछ लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनकी बॉडी का उनको रात भर जगना पड़ता है और दिन में वो सोते हैं, तो उनका लय उस हिसाब से अपनी बॉडी उनको एडजस्ट करती है। तो ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को भी आप अपने किसी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए फंक्शन जो करता है उसको भी लेते हैं। और एक बात हम करते हैं समाज साथ में जिसको हम सोशल एक्टिविटी कहते हैं, सामाजिक गतिविधि कहते हैं। जो सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसको भी हम फंक्शन के रूप में देखते हैं। तो इतने सारे, एक्चुअल में इसको टालकर इसको मर्टन ने अपने पुस्तक में बताया है कि फंक्शन का मतलब क्या है। तो इतने तरह से वो फंक्शन को मीनिंग निकालते हैं। तो फंक्शन है क्या, जब हम यहाँ पे फंक्शन की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मीनिंग आपने देखा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ज्ञान की शाखा में अलग तरीके से उसको हम बात करते हैं। हमारा फंक्शन से क्या मतलब है, जब हम जनरल मीनिंग बात करते हैं सामान्य अर्थों में फंक्शन को, तो सिंपल से हम बात करते हैं कि एक समूह द्वारा या किसी समाज द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसको हम फंक्शन के रूप में या प्रकार के रूप में देखते हैं। ये इसका सामान्य मीनिंग है। सामान्य अर्थ यही है कि जो भी काम किया जाएगा उन सारे काम को आप किसी सामाजिक समूह के द्वारा, किसी समाज के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा किसी प्रकार के अधिकार किया जाता है तो उसको आप फंक्शन कहते हैं। लेकिन समाज शास्त्र में जब हम फंक्शन की बात करेंगे, जब सोशियोलॉजी में हम फंक्शन की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे, तो हम केवल उन्हीं फंक्शन कहते हैं जो समाज के सृजन में धनात्मक रूप से योग करते हैं। ऐसे सारी गतिविधियां जो आपकी समाज की सृजन करने के लिए, समाज में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कार्य होते हैं, उन्हीं को हम फंक्शन के रूप में जानते हैं, वही प्रकार है। अर्थात समाज के किसी भी वर्ग के द्वारा या समाज के किसी भी अंग के द्वारा, समाज के किसी भी इकाई के द्वारा किया गया वह कार्य जो सामाजिक सृजनशीलता को बढ़ावा देता है, जो समाज में धनात्मक योगदान देता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं, उसको हम प्रकार कहते हैं। जो नकारात्मक योग हैं, जो समाज को विखंडित करते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उन सारी गतिविधियों को हम फंक्शन नहीं कहते। समाज शास्त्र में फंक्शन का अर्थ जो है वह सामाजिक कार्य में धनात्मक योग करने वाली शक्तियों के रूप में है। और आपको पता है कि समाज की बहुत सारी इकाइयां हैं, केवल एक इकाई से तो आपकी समाज बनी नहीं है। समाज के अपने बहुत सारी इकाइयां हैं, और वो जो इकाइयां हैं उन इकाइयों को आप किस तरह से समझ सकते हैं कि एक व्यवस्था बनी हुई है। समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयां उत्तरदायी हैं। और ये जो इकाइयां अपने अपने काम को करती हैं, उन इकाइयों के द्वारा किए गए धनात्मक योग को हम प्रकार के रूप में जानते हैं, न कि नकारात्मक कार्यों को। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, अर्थात कोई भी इकाई काम कर रही हो, जैसे आप विश्वविद्यालयों के यदि एक समाज के रूप में आप देखते हैं तो विश्वविद्यालय के अलग अलग अंग हैं। परीक्षा विभाग है, आपका अकादमिक विभाग है, शिक्षकों से संबंधित कार्य हैं, छात्रों से संबंधित कार्य हैं, कुछ गैर शैक्षणिक कर्मचारी संबंधित कार्य हैं, कुछ आर्थिक कार्य हैं, कुछ करिकुलम से रिलेटेड है, कुछ को करिकुलर गतिविधियां, ऐसे बहुत सारी इकाइयां आपको अपने समाज में देखने को मिलेंगी। और ये सारी इकाइयां इस विश्वविद्यालय के सृजन में, इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में, इस विश्वविद्यालय की सामाजिक गतिविधि को बनाए रखने में जो योग करेंगी वही फंक्शन कहलाएंगी।
न कि ऐसी सामाजिक इकाइयां जो इस समाज को तोड़ने का कार्य कर रही हो, उनको हम फंक्शन के रूप में नहीं कहेंगे। मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन होगा वह किसी भी संगठन के, या यूं कह लें कि संपूर्ण सामाजिक संरचना को बनाए रखने का काम करती है। अगर ये फंक्शन न हो, यदि ये कार्य न करें, जैसे विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग काम न करे, यदि यहाँ का जो गैर शैक्षणिक कर्मचारी का जो वर्ग है वो यदि अपने काम को न करे, तो उस स्थिति में आपका ये सामाजिक संरचना नहीं बनी रहेगी, वो टूट जाएगी, वो अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएगी। तो फंक्शन का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि सोशल स्ट्रक्चर को, सामाजिक संरचना को एज सच बनाए रखना, उसको मेंटेन रखना, और उसको मेंटेन रखने के साथ साथ उसमें इतनी अनुकूलता ले आना कि जब कभी परिवर्तन की संभावनाएं हैं तो उस परिवर्तन की संभावनाओं में भी वह इकाई अपने आप को अनुकूलित कर ले। जैसे कोविड-19 सिचुएशन के पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आपकी परीक्षाएं आपके घर पर कंडक्ट हो जाएं, लेकिन इस विभाग ने या परीक्षा विभाग ने, विश्वविद्यालय की इस इकाई ने अपने आप को एडॉप्ट किया, टीचर्स ने भी अपने आप को एडॉप्ट किया, और इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी हम इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एज सच बनाए हुए हैं। ये व्यवस्था जो है, ये जो संरचना हमारी सामाजिक संरचना, शैक्षिक सामाजिक संरचना है, ये शैक्षिक सामाजिक संरचना आज के डेट में भी अपने को अनुकूलित करके अपनी इसकी स्ट्रक्चर को बनाए हुए है। तो ये फंक्शन, ये क्या है, इट इज अ फंक्शन, या प्रकार के रूप में है। जैसे आप इसकी और सिमिलरिटी समझ सकते हैं कि आपकी अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, आपका जो शरीर है, आपके शरीर के अलग अलग अंग हैं, और प्रत्येक अलग अलग अंग के उसके अपने प्रत्येक अलग अलग प्रकार हैं। आपके हार्ट के अलग काम है, या बाहरी संरचना जो आप देखते हैं, हाथ के अलग काम है, आंख के अलग काम है, कान के अलग काम है, मुंह के अलग काम है, पैर के अलग काम है। सब सभी शरीर के प्रत्येक अंगों के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार हैं, और सब अपने काम को करते हैं। कोई अगर एक सिस्टम, यदि आपका हृदय कहे कि आज हम 1 घंटे के लिए नहीं धड़केंगे, आज हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम 1 घंटे के लिए धड़कें, तो 1 घंटे के लिए आपका हृदय अगर नहीं धड़केगा तो सिस्टम खत्म। ये जो स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, बॉडी का स्ट्रक्चर, वो फिर नहीं, वो काम नहीं करेगा, वो अनुकूलित नहीं हो पाएगा, वो स्ट्रक्चर फिर खत्म हो जाएगा। उसी तरह से फंक्शन ऑफ एनी अथॉरिटी, समाज में विभिन्न पदों पर बैठे हुए बहुत सारे प्राधिकारी होते हैं। जिला को चलाने के लिए कलेक्टर है, जिला में लाइन एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस व्यवस्था है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा व्यवस्था है। वहां पर जैसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, तो उसके सबसे बड़े जो डायरेक्टर हैं या डीन हैं वो उसको चलाते हैं। तो वो अथॉरिटी भी अपने फंक्शन को करता रहता है। जिले में सामान्य सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, जिले की संरचना ठीक तरह से कार्य करे, संरचना एक जैसी बनी रहे, इसके लिए जिले की सभी इकाइयां या जिले के सभी इकाइयों के जो प्राधिकारी हैं वो अपने काम को परफॉर्म करते हैं, और इस परफॉर्मेंस की वजह से, उनके इस फंक्शंस की वजह से ही आपकी सामाजिक संरचना बनी होती है। यदि वो अपने काम को न करें तो उस, जैसे भी आज मध्य प्रदेश में बहुत जगह पे बाढ़ आ गई है, अब इस बाढ़ की सिचुएशन में यदि राहत कार्य एनडीआरएफ ना करे, वो भी एक इकाई है आपकी समाज की, अगर उसकी अथॉरिटी ना दे कि ठीक है बह जाने दो, लोग बह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, तो सामाजिक संरचना बिगड़ जाएगी, फिर वो समाज का वो स्ट्रक्चर, वो संरचना नहीं रह पाएगी। तो चाहे वो बॉडी का पार्ट हो या समाज की विभिन्न इकाइयां हो, समाज की विभिन्न इकाइयां मिल करके इस समाज की संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान करती है। फिर अगर ये संरचना की हम बात करें तो इसको फिर डिफाइन कैसे किया जाएगा? जब कई इसके कार्य हैं, जब विभिन्न प्रकार के आपको इसके रूप आपने देखे अलग अलग तरीके से, तो जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, अर्थात सोशियोलॉजी में या फाउंडेशन ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी की बात करते हैं, या सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने फंक्शन को विभिन्न तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की है, उसको परिभाषित करने की कोशिश की। एक बहुत फेमस
डेफिनेशन है जॉनसन की, एच.एम. जॉनसन, इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि एनी पार्शियल स्ट्रक्चर, ए टाइप ऑफ सब ग्रुप, a rule, a social norm, or a cultural value is said to have a function if it contributes to the fulfillment of one or more of the social needs of a social system or subgroup. किसी भी आंशिक संरचना, जैसे एक उपसमूह, एक भूमिका, एक सामाजिक नियम अथवा एक सांस्कृतिक मूल्य का वह योग जो वह एक सामाजिक व्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करे, प्रकार्य कहा जाता है। अब जॉनसन ने इस डेफिनेशन में यदि आप गौर करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जॉनसन का यह मानना है कि समाज की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो चाहे समाज के पूर्ण रूप में या उसके किसी एक भाग के द्वारा की गई हो, वो कहीं ना कहीं उस समाज के इंडिविजुअल्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी हुई है। इवन वो सांस्कृतिक मूल्यों को भी बात करते हैं। जैसे हर कल्चर में, हर कल्चर के, हर संस्कृति की अपनी अलग अलग मूल्य हैं, उसकी अपनी अलग विरासत है। जैसे मान लीजिए हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में हमारी संस्कृति है कि हम लोग दिवाली के त्योहार और होली के त्योहार को मनाते हैं। इसी तरह से मोहम्मडन कल्चर में वो लोग ईद, बकरीद और शब बारात और क्या क्या चीजें मनाते हैं। तो ये जो सामाजिक मूल्य हैं, जॉनसन कहते हैं कि ये सामाजिक मूल्य भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। केवल किसी भूमिका में बैठे हुए, किसी पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य नहीं, या किसी संगठन के द्वारा, किसी समाज के उपसमूह के द्वारा किया गया कार्य नहीं। इवन जो हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो सांस्कृतिक मूल्य भी कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक व्यवस्था में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कार्य करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे दिवाली है तो दिवाली में सभी लोगों के घर में दीपक जलता है। अब जब दीपक जलता है तो दीपक जलाने के लिए आपको दिया चाहिए, आपको तेल चाहिए, आपको बाती चाहिए। आपके घर में पूजा पाठ होता है, गणेश जी, लक्ष्मी जी का उनकी चित्र, उनकी मूर्ति चाहिए, उनके लिए फूल माला, धूपबत्ती, अगरबत्ती, अच्छे पकवान बनना, ये क्या है, दीज आर द कल्चरल वैल्यूज। उस पर्टिकुलर त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर समाज के द्वारा कुछ सामाजिक मूल्यों को, कुछ सांस्कृतिक मूल्यों को आप उसको करते हैं। अब ये जो सामाजिक मूल्य हैं, अब आप दिया दिया आपको चाहिए तो दिया खरीदने के लिए उस समाज का कोई एक घटक उस दिया को तैयार करेगा, तो वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। फूल माला जो दे रहा है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। खाने वाने की जो सामान, आप कुछ विशेष चीज बनाते हैं, जैसे ईद में जो ईद के दिन जो होता है वो सेवई बनती है। अब सेवई उस पर्टिकुलर ऐसे भी बनती है, लेकिन उस दिन जरूर बनेगी। अब उस दिन जरूर बनेगी तो उस दिन जितने सेवई बनाने की जो आपको चीजें चाहिए वो हर जगह उपलब्ध होगी। वो उस है तो आपके सांस्कृतिक मूल्य, लेकिन उस सांस्कृतिक मूल्य से उस कम्युनिटी के जो जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। तो वो ये कहते हैं कि संस्कृति केवल, इसीलिए इनकी आलोचना भी होती है, लोग इसकी आलोचना भी करते हैं कि ये तो केवल बस एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृति की आप बात कर रहे हैं। तो क्या आदमी, जो मनुष्य है, वो केवल अपनी संस्कृति की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिंदा है? इसी बात उनकी आलोचना करते हैं। फिर आदमी की जो बौद्धिक आध्यात्मिकता की बात करते हैं वो इसमें नगड़ करके लोग इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यदि वो इस बात का समर्थन करते हैं कि समाज के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो पार्शियल रूप से किसी छोटे समूह की बात कर लीजिए या किसी एक व्यक्ति की बात कर लीजिए जो किसी पद पर बैठे अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा हो, या समाज के विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, और इवन सामाजिक कल्चर, जो आपके जो आपके सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो कल्चरल वैल्यूज हैं, ये सब कहीं ना कहीं उस समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। और उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी कार्य आप करते हैं, उन सारे कार्यों को जॉनसन प्रकार्य कहते हैं, फंक्शन कहते हैं।
तो यहां पर एक व्यक्ति से लेकर के एक छोटे समूह से साथ पूरी समाज के द्वारा की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो कार्य हैं उन सबको वो प्रकार्य मानते हैं। एक दूसरी डिफिनीशन है मर्टन की, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई पैराडाइम्स दिए। सोशल, इनकी फेमस पुस्तक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने प्रकार के संबंध में बहुत विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। आगे हम लोग देखेंगे, इन्होंने प्रकार के कई पैराडाइम बताए हैं। फंक्शन को केवल फंक्शन की तरीके न लेकर के इन्होंने उसके कई पैराडाइम बताए हैं। वो कहते हैं कि प्रकार क्या है कि फंक्शन आर दोज ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेस which make further adaptation or adjustment of a given system। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन के लिए या सामंजस्य को बढ़ाने के लिए सभी अवलोकित परिणाम प्रकार हैं। वो रिजल्ट के रूप में देखते, कॉन्सिक्वेंसेस। आपने कोई काम किया, उस काम का जो भी परिणाम आया वो परिणाम और ऐसे परिणाम जो उस सामाजिक व्यवस्था को एडजस्ट करने के लिए हो। कार्य क्या होगा? वही कार्य होगा जो आपको परिणाम दिखाई भी देगा, ऐसा नहीं कि वो छुपा हुआ। वो कहते हैं क्या है, मर्टन कहते हैं कि अवलोकित परिणाम है, ऑब्जर्व्ड कॉन्सिक्वेंसेज हैं। जो भी परिणाम होगा उस काम के करने के बाद उस सोसाइटी में जो भी एडेप्टेशन की एक्टिविटी होगी, जो अनुकूलन की गतिविधि होगी या उसको एडजस्ट करने की गतिविधि होगी, वो आपको दिखाई देगा कि आपने ये काम किया तो इसका ये परिणाम आया, आपने ये काम किया तो इसका ये परिणाम आया। तो उन्हीं कार्यों को कहते हैं कि जिसके परिणाम आपको दिखाई देते हो कि कैसे आपका समाज उस कार्य की वजह से अपने आप को अनुकूलित कर रहा है या अपने आप में सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है। उन्हीं सारी चीजों को वो फंक्शन कहते हैं। मतलब प्रकार वो है जो किसी सामाजिक व्यवस्था को अनुकूलित करने का कार्य करते हैं। अनुकूलन के लिए काम बढ़ा, अगर उस सामाजिक व्यवस्था को अनुकूलित करने में वो योग कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तब तो वो फंक्शन है। उसी को फंक्शन कहते हैं कि जो उसको अनुकूलन बढ़ाने का काम करे, जो उस सामाजिक स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए जो जो धनात्मक शक्तियां हैं, विघटनकारी नहीं, जो धनात्मक शक्तियां हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती हैं, वो दिखने वाले परिणाम फंक्शन के रूप में है। ये मानना है मर्टन का। आप चाहे तो सोशल थियरी, सोशल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और एक फेमस डिफिनीशन है, सॉरी ये दो डिफिनीशन आपके हो गए, और भी लोगों ने इसको दुर्खिम ने अलग तरह से क्लासिफाई किया एजुकेशनल संदर्भ में। उसी तरह से रेडक्लिफ ब्राउन ने अलग तरह से इसको डिफाइन किया है। तो ये दो फेमस डेफिनेशन है जिसको आप सोशल फंक्शन के रूप में देखते हैं, फंक्शनलिज्म को मानने वाले। जब आप सभी परिभाषाओं को दृष्टिपात करेंगे, सभी परिभाषाओं की, तो उसके आधार पे आप सामाजिक प्रकार की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। इसमें सामाजिक प्रकार की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जब आप सारे परिभाषाओं को जब एक भाग में लेकर के आएंगे, उनकी सब परिभाषाओं का यदि आप विश्लेषण करें, तो विश्लेषण के बाद आप सामाजिक प्रकार की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहली बात तो ये हो गई, सभी परिभाषाएं इस बात पे एक सहमत हैं कि जो फंक्शन होगा, जो फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं, जो फंक्शन होगा वह सामाजिक संरचना को बनाए रखने का काम करेगा। प्रकार इसलिए किए ही जाएंगे कि सामाजिक व्यवस्था या समाज का जो संरचना है वो समाज की संरचना बनी रहे। कोई भी फंक्शन ऐसा काम नहीं करेगा कि सामाजिक संरचना बिगड़ जाए। जैसे आप बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने का ही काम प्रकार कहलाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि जो आदमी है, आदमी का जो पैर है वो आदमी के सिर पे जम जाए, या आदमी का जो सिर है वो उसकी पीठ की तरफ हो जाए, उसका मुंह। इस तरह के नहीं, फिर तो स्ट्रक्चर आपका बिगड़ जाएगा। ऐसे ही सामाजिक संरचना में जो चिकित्सा अपना कार्य करती है, सुरक्षा अपना कार्य करती है, शिक्षा अपना कार्य करती है, ये सारे जो प्रकार हैं इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के या अलग अलग जो इसके उपसमूह हैं, इनके द्वारा किए गए कार्य, वो सामाजिक संरचना को बनाए रखना का कार्य करेंगे। हम उन्हीं को फंक्शन कह सकते हैं। तो एक विशेषता ये होगा कि जो फंक्शन होगा, जो प्रकार होगा, वो सामाजिक संरचना को बनाए रखने का कार्य करेगा। दूसरी बात,
आप जानते हैं कि समाज में कई इकाइयां हैं, इसके कई घटक हैं। तो यूनिट्स ऑफ सोसाइटी आर फंक्शनली रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि किसी समाज की जो भाई विभिन्न प्रकार की इसमें डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, तो ये बात नहीं है कि इकाई जो है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जैसे मान लीजिए आप, हम एक छोटा सा एग्जांपल लें। मान लीजिए आपका विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में अकादमिक गतिविधियों के लिए अलग विभाग है, विद्यार्थियों की गतिविधियों के लिए अलग विभाग है, शिक्षकों की गतिविधियों के लिए अलग विभाग है, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए अलग विभाग है, प्रशासनिक जो कार्य देखते हैं उनके लिए अलग विभाग है, परीक्षा के लिए अलग विभाग है। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा कि परीक्षा विभाग का क्या काम है? परीक्षा कराना। चाहे ऑनलाइन करा रहा हो, चाहे प्रिंटेड बोर्ड पे करा रहा हो, चाहे ऑफलाइन करा रहा हो। अब परीक्षा विभाग ये कहे कि हमको तो परीक्षा लेना है, तो जैसे ही विद्यार्थियों की एडमिशन हो जाएंगे, हमको पता चल गया कि आज की डेट में एडमिशन हो गया, हम तुरंत परीक्षा अपनी करा लेंगे। वो ये कहता है, परीक्षा विभाग विश्वविद्यालय का कहे कि हम तो जैसे ही सारे विद्यार्थियों की परीक्षा हो जा एडमिशन हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा विश्वविद्यालय में, हम तुरंत से उनकी परीक्षा करा लेंगे। अब यदि इस परीक्षा विभाग का संबंध शिक्षक से न हो, विद्यार्थियों से न हो, एकेडमिक्स से संबंधित न हो, प्रिंटिंग से संबंधित न हो, तो क्या वह अपनी गतिविधि को चला सकता है? यदि वो कहे कि हम पहली परीक्षा कंडक्ट करा लेंगे, टीचर का सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिलेबस के बारे में जाना कि नहीं जाना, वो कैसे परीक्षा करा सकते हैं? तो यूनिट का मतलब ये नहीं कि यूनिट अगर एक है तो वो यूनिट जब चाहे जैसे मन वैसे हिसाब से अपने काम कर लेगा। इस यूनिट को दूसरे जो उसके इकाइयां हैं, उन इकाइयों के साथ फंक्शनली रिलेटेड होना पड़ेगा। केवल परीक्षा विभाग कहे कि हम परीक्षा करा लेंगे जैसे एडमिशन होता है, नहीं संभव है। फिर तो स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, फिर वो संबंधित ही नहीं है, फिर तो ये अपना काम कर रहे हैं, फिर तो ये अलग हो गए। इनसे उस संस्था से या उस सामाजिक समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। इनको संबंधित होना पड़ेगा। किससे? विद्यार्थियों से। परीक्षा किसकी करानी है? विद्यार्थियों की करानी है, तो विद्यार्थियों से संबंधित होना पड़ेगा। वो कैसे रिलेटेड है? पेपर कौन बनाएगा? टीचर्स बनाएंगे। एक्सटर्नल पेपर के लिए बाहर पेपर जाएंगे, तो उनके लिए बाहर के टीचर्स को संपर्क करना पड़ेगा, तभी वो पेपर बना पाएंगे। दूसरी बात, एकेडमिक से संबंधित संबंध रखना पड़ेगा एकेडमिक अफेयर्स के साथ, कि भाई आपका एकेडमिक कैलेंडर क्या है, कब तक आपकी पूरी सिलेबस कवर हो जाएगा, कब तक आपका पूरे सिलेबस को कर लिया जाएगा, उसके साथ होगा। प्रिंटिंग से संबंधित होगा। तो हर इकाई किसी भी समाज की उसके विभिन्न तरीके से संबंधित है। ऐसा नहीं कि ये इकाई अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये विभिन्न इकाइयां उस सामाजिक संरचना की एक दूसरे के साथ प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित हैं, स्ट्रक्चरली नहीं। इनके काम भी आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित है। टीचर के साथ परीक्षा विभाग का संबंध है, विद्यार्थी के साथ संबंध है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंधित है, एकेडमिक्स के साथ संबंधित है, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ संबंधित है। सभी के साथ यूनिट्स जो हैं वो इसकी जुड़ी हुई हैं। इसलिए समाज की सामाजिक संरचना की जो सामाजिक फंक्शन होगा, वो प्रत्येक इकाइयों का प्रकार्य दूसरी इकाइयों के साथ प्रकार्यात्मक रूप से संबंधित है। इसी बात कि प्रकार की वजह से ही किसी समाज का अस्तित्व जीवित रहता है। यदि प्रकार न हो, यदि किसी समाज के फंक्शंस न हो, कार्य न किए जाएं, तो उस स्थिति में समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यदि विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में शिक्षण के कार्य न हो, शिक्षक न हो, विद्यार्थी न हो, परीक्षा विभाग न हो, तो उस स्थिति में ये सोसाइटी खत्म, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अभी तमाम हो हल्ला हो रहा है कि विश्वविद्यालय में इतने इतने केंद्रीय विश्वविद्यालय, उस केंद्रीय विश्वविद्यालय में इतने हजार विद्यार्थी हैं और शिक्षक नहीं है, फिर पढ़ाई हो कैसे रही है? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कि आप तो बात कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और आपके यहाँ गुरु ही नहीं है। कहेंगे कि विश्व गुरु बन रहे हैं और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां ही नहीं है, पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं रहा है, टीचर है ही नहीं, तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगा? लेकिन सब चल रहा है। तो जब तक कुछ लोग हैं तो एग्जिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन यदि सोसाइटी के अस्तित्व को आपको बचाना है, तो उसके लिए फंक्शन जरूरी है।
उस सोसाइटी के विभिन्न इकाइयों का कार्य किया जाना जरूरी है। यदि कार्य नहीं करेंगे उसकी इकाइयां तो सोसाइटी का अस्तित्व खत्म। यदि आपका हृदय पंप न करे ब्लड को तो आप मर जाएंगे, आपकी बॉडी की अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात फंक्शन से संबंधित है। दूसरी बात, जो फंक्शन होता है, जो प्रकार्य होते हैं, इट मे बी एग्जिबिटेड और इट मे नॉट बी एग्जिबिटेड। जो प्रकार आप करते हैं ये प्रकार दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। आप प्रकार के बारे में समझ गए। प्रकार कौन से? जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योग करते हैं, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की मैंने बात करी। और ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस आपको दिखाई भी दे सकता है इसके परिणाम, और नहीं भी दिखाई दे सकता है। इसी अर्थों में मर्टन ने कहा कि जो दिखाई देने वाले परिणाम हैं उन्हीं को हम फंक्शन कहेंगे। लेकिन फंक्शन कुछ दिखाई भी देते हैं, कुछ नहीं भी दिखाई देते, कुछ लेटेंट होते हैं, छुपे हुए होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन वो फंक्शन हो रहा है, वो कार्य हो रहे हैं। जैसे तमाम गोपनीय गतिविधियां भी होती रहती हैं। जैसे आपके समाज में रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो भी कार्य करता है। उसके परिणाम आपको दिखाई नहीं देते, बाद में कभी दिखाई देते हैं। उसके परिणाम क्या हुए, रा का ऑफिसर ने क्या किया, क्या निकल करके आया। ऐसे ही बहुत सारे CIA है अमेरिका की, बहुत सारी ऐसी एजेंसी जो अपने कार्य को करती रहती हैं। तो वो जो इकाइयां हैं वो इकाइयों के किए गए कार्य दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दिखाई दे सकते हैं। दोनों ही तरह की इसकी है, इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी अगर कॉन्सेप्ट को कहें तो फंक्शन में बी एग्जिबिटेड और मे नॉट बी एग्जिबिटेड। वो आपको दिखाई भी दे सकता है, नहीं भी दिखाई दे सकता है। दूसरी बात, जो फंक्शन होगा सोशल फंक्शन, इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। पूर्ण तरीके से कभी भी लाभकारी नहीं होगा। हो सकता है उसके कुछ कार्य फुल्ली या तो पूरी तरीके से बेनिफिशियल हो या पार्शियली बेनिफिशियल हो। या तो पूर्ण रूप से समाज के लाभ के लिए होगा या पूर्ण रूप से नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो भाग उसका पार्शियली फुलफिल करेगा उसके बेनिफिट्स को। हमेशा ही नहीं कह सकते कि फुलफिल पूरी तरह से वो समाज को कंट्रीब्यूट ही करेगा, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही करेगा। हो सकता है उसका कुछ काम 20 तरह की गतिविधियां हो रही हो सकता है 20 तरह की गतिविधियों में से केवल एक दो कार्य ही समाज के लिए लाभकारी हो, बाकी लाभकारी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फंक्शन केवल फुल्ली या पार्शियली किसी भी तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जो सोशल फंक्शन होगा इट इज रिलेटेड विद द सोशल वैल्यूज। जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, और हर समाज के अपने अलग अलग सामाजिक मूल्य हैं। कहीं ना कहीं ये कार्य, ये जो प्रकार हैं वो हमारे सामाजिक मूल्यों के साथ संबंधित है। जैसे अभी हमने आपको सांस्कृतिक मूल्य की बात करी, वैसे ही समाज के अपने, जैसे हम अपने सामाजिक मूल्य की बात करें, हम अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज की बात करें तो जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, जो हमें कर्तव्य मिले हुए हैं, दीज आर आल्सो अवर सोशल वैल्यूज। वो हमारे सामाजिक मूल्य हैं और उनके तहत किए जाने वाले कार्य फंक्शन कहलाएंगे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्यों से संबंधित होते हैं हमारे सामाजिक प्रकार। और जैसे जैसे समाज बदलेगा वैसे वैसे प्रकार भी बदलेंगे। तो इसलिए इट इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट। जो सोशल फंक्शन है, जो सामाजिक प्रकार है, वह गतिशील है, स्थिर नहीं है। आज सोशल फंक्शन ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। यह सामाजिक प्रकार समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलने वाला है, यह गतिशील है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के प्रभाव से, एजुकेशन के प्रभाव से समाज में परिवर्तन होता है। समाज ही स्टैटिक नहीं है, समाज अपने आप में डायनेमिक है, समाज अपने आप में गतिशील है। तो जब समाज गतिशील होगा तो समाज के अंतर्गत किए गए प्रकार भी गतिशील होंगे, वो भी डायनेमिक होंगे। तो इसलिए आप इसको डायनेमिक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं कि सोशल फंक्शन रिलेटेड टू यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये जो सामाजिक प्रकार हैं इसका संबंध
उन इकाइयों के उत्तरदायित्व से होता है जो सामाजिक संरचना के बनाते हैं, सामाजिक संरचना को बनाने का कार्य करते हैं। कैसे बनाते हैं? समाज में बहुत सारे यूनिट्स अपने अपने काम को परफॉर्म करते हैं। भाई किसी जमाने में, आज के बहुत पहले, जब सामाजिक स्ट्रक्चर दूसरे प्रकार का था, तो वहां पर हमको विधवा विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा, ये सारी चीजें, विधवा विवाह का निषेध आपको देखने को मिलता है, बाल विवाह देखने को मिलता है, अभी भी दिखाई देता है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। या सती प्रथा आपको दिखाई देती थी। तो उस तरह के सोशल यूनिट्स जो रिस्पॉन्सिबल थी, उन्होंने उस तरह के सोशल स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन प्रकार बदले। और जब प्रकार बदले आपके यूनिट्स के, लोग अवेयर हुए, शिक्षित हुए, जाने इस बात को, तो उन्होंने नए तरीके से सोशल स्ट्रक्चर बनाने का कार्य किया। तो जो सोशल फंक्शन है, यह उनकी इकाइयों का उत्तरदायित्व की वजह से सामाजिक संरचना को बनाने का कार्य करती है। अर्थात यह इकाइयों की जिम्मेदारी से संबंधित है कि वो कैसा, इकाइयां जिस प्रकार का काम परफॉर्म। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस सर, अभी आ रही है आवाज। यस आवाज आ सर, अब आ रही है आवाज। ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फंक्शन की अलग अलग बात करें, तो जो सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं, उस सामाजिक संरचना को बनाने में भी फंक्शन अपना योग करता है। जो इसके इस किसी भी समाज की जो इकाइयां हैं, वो जिस तरह से अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेंगी, उसके हिसाब से सामाजिक संरचनाएं बनती हैं। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि ऑल एक्टिविटीज आर नॉट फंक्शन। समाज के अंतर्गत या सामाजिक संरचना में किए गए सभी गतिविधियां प्रकार्य नहीं है। जैसे एक जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी खाना खा रहा हो, खाने के समय में लंच कर रहा हो या डिनर कर रहा हो, या जिलाधिकारी नहा धो रहा हो, वो भी उसकी गतिविधि है। लेकिन ये सारी गतिविधियां फंक्शन नहीं है। फंक्शन वही गतिविधियां हैं जो सामाजिक संरचना को बनाए रखने में योग कर रहे हैं, पॉजिटिव। सभी गतिविधियों को आप फंक्शन नहीं कह सकते। किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति की जो भूमिका का निर्वहन कर रहा हो, वो उस सामाजिक गतिविधियां जो समाज के कंट्रीब्यूशन में योग कर रही हो, समाज को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हो, उन्हीं को फंक्शन कहेंगे। सभी प्रकार की गतिविधियां फंक्शन नहीं है। फंक्शन केवल सामाजिक संरचना को बनाए रखने वाली गतिविधियां ही हैं। नेक्स्ट, ओनली सोशली एक्सेप्टेड एक्टिविटीज आर फंक्शंस। आप उन्हीं गतिविधियों को फंक्शन कहेंगे, प्रकार कहेंगे, जिसकी समाज स्वीकार्यता प्रदान करता है। अगर समाज कहता है कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं, तो वो काम आप कर सकते हैं। अगर इसकी आपको वो इजाजत देता है, वो फंक्शन हो जाएगा। किसी जमाने में किसी और आपका सामाजिक जो सोसाइटी थी, वो किन्हीं बातों को कहती थी कि ठीक है आप ये कर सकते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, तो उस समय वो फंक्शन था। सती प्रथा किसी जमाने में था फंक्शन, लोग करते भी थे, और होता था, उस समय एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन बाद में परिवर्तन ले आया, यूनिट ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझी और उसने उसको नकारा, आपका सामाजिक स्ट्रक्चर बदल गया। तो समाज के द्वारा स्वीकार किए गए सभी गतिविधियों को आप फंक्शन कह सकते हैं, जिनकी स्वीकार है कि ठीक है आप ये काम कर सकते हैं। ऑल फंक्शंस हैव सम ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी प्रकार हवा में नहीं किया जाएगा। हर प्रकार को करने के पीछे कोई न कोई ऑब्जेक्टिव होगा। किसी उद्देश्यों के निर्देशन में या किसी उद्देश्यों को देखते हुए भी हम फंक्शन को करते हैं। हर प्रकार किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाएंगे। इस तरह से जब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हो, तो वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम को नहीं परफॉर्म कर सकता है। देयरफॉर
डिवीजन ऑफ लेबर इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सोसाइटी। समाज के जो विभिन्न इकाइयां हैं, उन विभिन्न इकाइयों में अलग अलग काम को करने की स्किल है, दक्षता है। इस दक्षता के आधार पे आपने वहां पर श्रम का विभाजन किया है। तो समाज की प्रत्येक इकाइयों की विभिन्न प्रकार के स्किल्स की वजह से, विभिन्न प्रकार के कौशलों की वजह से उसमें श्रम का विभाजन है। पुराने जमाने में वर्ण व्यवस्था के आधार पे श्रम विभाजन था, 4 प्रकार के वर्णों के अलग अलग काम थे। उस समय डिवीजन ऑफ लेबर अलग प्रकार का था। लेकिन आज की डेट में सामाजिक व्यवस्था बदली है, सामाजिक संरचना बदली है, तो आज डिवीजन ऑफ लेबर दूसरे प्रकार का है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन फंक्शंस ऑफ यूनिट। जैसे किसी भी समाज की इकाई काम करेगी, उसी हिसाब से आपके समाज का संरचना भी बदलेगा। यदि प्रकार बदले तो संरचना बदलेगी। आप यदि किसी सामाजिक संरचना में परिवर्तन ले आना चाहते हैं, किसी सामाजिक संरचना में बदलाव करना चाहते हैं, उसलिए आपको उस सामाजिक इकाई के जो घटक हैं, जो इकाइयां हैं, उन इकाइयों के कार्यों में आपको परिवर्तन करना होगा। यदि वो अपने कार्य को बदलेंगी तो उस हिसाब से सामाजिक इकाइयां भी बदल जाएंगी। और लास्ट में आप कह सकते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी मूल्य से संबंधित है। जो भी काम आप करते हैं समाज की बढ़ोतरी के लिए या सामाजिक सृजन के लिए, वो सारे प्रकार किसी न किसी मूल्य से संबंधित होगा। समाज के किसी न किसी मूल्य से उसका संबंध होगा ही होगा। इस आधार पर आप सामाजिक कार्य के कुछ विशेषताओं को देख सकते हैं। अब अलग अलग प्रकारवाद के अलग अलग थिंकर्स हुए हैं। जो फंक्शनलिज्म है, समाज के 2 तरह के विचारधाराएं हैं। एक स्ट्रक्चरलिज्म को मानता है, संरचनावादी सिद्धांतों को मानने वाले हैं, और दूसरा जो ध्रुव है वह समाज के फंक्शनलिज्म को मानते हैं, समाज के प्रकार्यात्मक संबंधों को मानने वाले हैं। तो कौन कौन से थिंकर्स हैं फंक्शनलिज्म के? एक है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशनरी फंक्शनल प्रोसेस के बारे में कहा है। वो ये कहते हैं कि जो फंक्शन है वो इवोल्यूशनरी है। जैसे आप लोग डार्विन का सिद्धांत पढ़िए, डार्विन से काफी प्रभावित थे और इन्होंने इवोल्यूशनरी सिद्धांत दिया है। इनका ये मानना है कि जो समाज के फंक्शन है, ये समाज के फंक्शनों का भी उद्विकास होता रहता है। ऐसा नहीं कि सामाजिक फंक्शन जो आज जो प्रकार इस प्रकार का है तो इसी प्रकार का प्रकार बना रहेगा। इनका ये मानना है कि चूंकि पुरानी सोसाइटी जो थी, जो पुराना समाज था, पुराना समाज काफी सरल प्रकार का था, तो सरल से जटिलता की तरफ हमारे समाज का विकास हुआ। इसलिए सामाजिक जो फंक्शंस थे वो भी लगातार इवॉल्व होते रहे हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, एक सावयव है, कोई एक ऑर्गेनिज्म जैसे बढ़ता रहता है अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करते हुए, उसी तरह से फंक्शनलिज्म भी इवोल्यूशनरी है। जो फंक्शन व्यक्ति के जो कार्य हैं वो कार्य भी परिवर्तित होते रहते हैं, इसका इवोल्यूशन होता रहता है। जैसे जैसे जटिल सामान्य से जटिल की तरफ हमारा समाज बढ़ा, वैसे वैसे फंक्शंस भी व्यक्ति के उस हिसाब से बदलते गए। तो इन्होंने इवोल्यूशनरी फंक्शनल प्रोसेस माना है। ये फंक्शन को इवॉल्व मानते हैं, उद्विकास होता रहता है, लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐसा मानना है हर्बर्ट स्पेंसर का। दूसरे जो फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं वो हैं दुर्खिम, एमाइल दुर्खिम। ये 2 तरह के फंक्शंस की बात करते हैं, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल फंक्शन। दुर्खिम का मानना था कि इन्होंने अपना जो ये कॉन्सेप्ट दिया है वो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में ये बात करते हैं। ये समाज को एक जीवधारी के रूप की भांति मानते हैं कि जैसे ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीवधारी है, जैसे उसका शरीर है, उसी तरह से समाज भी एक जीवधारी की तरीके है। और जिस प्रकार से शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, उसको रोटी चाहिए, मकान चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरह से समाज की भी अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं और समाज को जीवित रखने के लिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी है। ऐसा मानना है इमाइल दुर्खिम का। और इसलिए वो कहते हैं कि जैसे परिवार, नातेदारी, जो राजनीतिक और आर्थिक संगठन है, जो धर्म है,
ये सब सामाजिक व्यवस्था को चलाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे किसी जीवधारी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हवा पानी चाहिए, उसी प्रकार से समाज के लिए भी परिवार होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, उसकी अपनी कुछ नातेदारी होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, आर्थिक प्रोसेस होनी चाहिए, जिसकी वजह से समाज जीता है, जिसकी वजह से समाज का अस्तित्व बना हुआ है। तो और इसी को चलाने के लिए योगदान करने की जो, और ये सारी जो व्यवस्थाएं चलानी है, परिवार चलाना है, धर्म चलाना है, राजनीति चलानी है, इन सारे में जो कार्य आप जो योगदान देते हैं उन्हीं को कहते हैं कि वो प्रकार है। और इसलिए वो समाज में दो तरह की संस्थाओं की बात करते हैं, एक सामान्य और दूसरा व्याध की। एक को नॉर्मल, दूसरा पैथोलॉजिकल फंक्शन की बात करते हैं कि समाज में दो तरह के हैं, एक सामान्य काम करता रहता है, दूसरा पैथोलॉजिकल काम करते रहते हैं। और ये समाज तब तक जीवित नहीं रहेगा जब तक ये सारी आवश्यकताएं उसकी फुलफिल नहीं होंगी। तो ये एक जीवधारी के तरीके इनका मानना है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो रेडक्लिफ ब्राउन का है। ये भी काफी हर्बर्ट स्पेंसर से काफी ये प्रभावित थे, मानव शास्त्री थे। और इन्होंने बात की है कि जैसे दुर्खिम सावयव मानते हैं किसी भी सोसाइटी को, और समाज की समानता का सहारा लिया उन्होंने कि एक व्यक्ति और समाज में क्या समानता होती है। ब्राउन का मत था कि मानव समाज के अस्तित्व के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। यदि मानव का अस्तित्व है मानव समाज के लिए, तो उसके लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। जिस प्रकार से जीवों को जीवित रखने के लिए कुछ आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, और इसीलिए उन्होंने अंगों के विभिन्न संबंध जैसे समाज में बनते हैं, वैसे व्यक्ति के शरीर में बनते हैं, वैसे ही समाज के भी अलग अलग अंग हैं, और वो सब अंग आपस में मिलकर के फंक्शनल यूनिटी बनाते हैं, एक प्रकारात्मक एकता दिखाई देती है। जैसे पूरा अंग मिलकर के व्यक्ति का एक शरीर बनता है, और शरीर को हम देखते हैं, शरीर को कहते हैं कि शरीर काम कर रहा है, वैसे ही समाज के प्रत्येक अंग, प्रत्येक इकाई आपस में मिलकर के प्रकारात्मक रूप से जुड़ते हैं और एक प्रकारात्मक एकता प्रदर्शित करते हैं। और यह प्रकारात्मक एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग साथ साथ कार्य करते हैं, और उनमें पर्याप्त मात्रा में समानता और आंतरिक एकता बनी रहती है। सब कुछ ऐसा नहीं कि एक यूनिट अपने में अलग तरीके से कार्य करेगा, हर यूनिट आपस में एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रूप से जुड़े होंगे, और उन सब के जुड़ने की वजह से एक अलग फंक्शनल यूनिटी आपको दिखाई देगी। एक आंतरिक रूप से सब जुड़े होंगे, और उसकी वजह से सब में एक समानता होगी, और सब अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने आपको एग्जामिनेशन सिस्टम की बात बताई विश्वविद्यालय में, तो सब विभाग मिलकर के विश्वविद्यालय को बनाते हैं, और विश्वविद्यालय एक फंक्शनल यूनिटी के रूप में आपको दिखाई देता है। ऐसा मानना था रेडक्लिफ ब्राउन का। एक और थिंकर हैं मेलिनोवस्की, इन्होंने कल्चर फुलफिल्स नीड्स, इनका मानना था कि जितनी भी संस्कृति है, इन संस्कृतियों इन संस्कृति का काम ही है कि व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करना, चाहे कोई भी संस्कृति हो। हर हर संस्कृति की जो मूलभूत जो आवश्यकता, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने संस्कृति का निर्माण किया, उसके विभिन्न तत्वों का, विभिन्न अंगों का उन्हें निर्माण किया, और संस्कृति के माध्यम से व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कृति मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनका शारीरिक, उनका मानसिक, उनका बौद्धिक, या उनके अपने बहुत सारे ऐसे जो भी व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं उनका विकास करने का काम करती है। तो मेलिनोवस्की कल्चर को, संस्कृति को कहते हैं कि कल्चर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जैसे कि जॉनसन का मानना था। सिमिलरली एक और थिंकर हुए रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी पुस्तक सोशल थियरी और सोशल स्ट्रक्चर में सामाजिक फंक्शनलिज्म के बारे में, कुछ पैराडाइम के बारे में बात किया है। वो कौन कौन से हैं? पहली बात कि रॉबर्ट मर्टन ने फंक्शनलिज्म के बारे में बताया कि फंक्शन कैसे एग्जिबिट होता है। जैसे फंक्शन के उन्होंने अर्थ बताए कि इसका ये अर्थ है, ये अर्थ है, उसी तरह से उनका मानना था कि फंक्शन हमको कैसे दिखाई देगा, किन किन रूपों में दिखाई देगा। तो एक रूप में दिखाई देगा यूटिलिटी की, जब कोई कार्य होगा तो उसकी क्या उपयोगिता है, उसको उपयोगिता के रूप में आपको दिखाई देगा वो, कि आपने कोई काम किया
तो उसकी ये यूटिलिटी है, इसलिए ये काम किए जा रहे हैं, तो एक यूटिलिटी के रूप में दिखाई देता है। उसके कुछ अपने पर्पज होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों में दिखाई देगा। उसके पीछे कोई मोटिव्स होंगे, कोई बल होगा जो कार्य कर रहा होगा, उस मोटिव्स को में दिखाई देगा। उसके अपने कुछ एम्स होंगे, लक्ष्य होंगे, दूरगामी दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रख करके आप कुछ कार्य को करते हैं, उसमें दिखाई देगा। और उसके कुछ परिणाम होंगे, उन परिणामों के रूप में आपको दिखाई देगा। तो ये मर्टन का मानना था कि जो फंक्शन है वो फंक्शन आपको इतने रूपों में दिखाई देता है कि फंक्शन हुआ तो ये चीजें आपको दिखाई देगी कि उसकी उपयोगिता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे कौन से प्रेरणा थी, या उसके कौन से लक्ष्य थे, उसके परिणाम क्या हुए। इन रूपों में आपको किसी भी फंक्शन के परिणाम दिखाई देंगे, वो आपको दिखाई देगा। मर्टन ने कुछ पैराडाइम्स बताए हैं कि कौन कौन से पैराडाइम है फंक्शनलिज्म के एनालिसिस के। अर्थात जो फंक्शनलिज्म एनालिसिस है, जो फंक्शनल एनालिसिस है, जो प्रकारात्मक विश्लेषण किया उन्होंने, तो प्रकारात्मक विश्लेषण पर उन्होंने उसके कुछ पैराडाइम बताए हैं। और वो कौन कौन से पैराडाइम है? एक पैराडाइम उन्होंने बताया फंक्शन का या प्रकार का। एक पैराडाइम कहते हैं कि फंक्शन है, पहला पैराडाइम फंक्शन है। उसके साथ साथ दूसरा पैराडाइम उन्होंने कहा कि डिसफंक्शन भी है। तीसरा उन्होंने कहा मैनिफेस्टेड फंक्शन भी है और लेटेंट फंक्शन भी है। ये चार तो, इन चार के बारे में मर्टन ने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है। फंक्शन का, डिसफंक्शन का, मैनिफेस्टेड फंक्शन का और लेटेंट फंक्शन का। बाद के समाजशास्त्रियों ने नॉन फंक्शन और यू फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो दीज आर द मेजर पैराडाइम्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। जब आप प्रकारात्मक विश्लेषण करेंगे तो आपको ये 6 प्रकार के अलग अलग पैराडाइम्स दिखाई देंगे। ये कौन कौन से क्या हैं ये पैराडाइम्स? तो पहले बात करते हैं फंक्शन और डिसफंक्शन की। जो फंक्शन और डिसफंक्शन, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी संप्रत्यय हैं। फंक्शन को मर्टन ने कहा कि फंक्शन वह है दोज ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेज विच इंक्रीज द एडाप्टेशन ऑफ सोशल सिस्टम। किसी भी सामाजिक व्यवस्था की अनुकूलन को बढ़ाने वाले अवलोकित परिणाम को उन्होंने कहा कि वो फंक्शन है। समाज में तमाम तरह के ऐसे प्रकार होते रहते हैं जो उस सामाजिक व्यवस्था को अनुकूलित करने में योग करते हैं, उनको अनुकूलित करने के लिए काम करते हैं। तो वो सारे फंक्शंस कहते हैं कि वो सारे फंक्शंस क्या हैं? वो फंक्शंस हैं, वो सारे प्रकार फंक्शंस हैं। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि एक संयुक्त परिवार है। भारत में बहुत जगहों पे आपको देखता है संयुक्त परिवार प्रणाली आपको दिखाई देती है कि परिवार कैसे हैं, ज्वाइंट फैमिलीज हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। हाँ, तो वो फंक्शन की बात करते हैं प्रकार की। तो हमारे यहाँ संयुक्त परिवार है। अब संयुक्त परिवार के क्या क्या फंक्शन है? अगर कंबाइंड फैमिली होगी, ज्वाइंट फैमिली होगी, तो जो वृद्ध लोग होंगे उनकी अच्छे से केयर हो जाएगी। जो छोटे बच्चे होंगे उनके अच्छे से लालन पालन हो जाएगा। एक कोई परिवार का मुखिया होगा, कई कमाने वाले लोग होंगे, सब कमाने वाले लोग ला करके उस मुखिया को पैसा देंगे अपनी कमाई का। वो पूरे परिवार को चलाने के लिए, सबकी व्यवस्था करने के लिए वो काम करेगा। तो ये उस परिवार को आगे बढ़ाने में, कहते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है। सब आपस में, यदि सभी परिवार के सारे सदस्य आपस में जुड़े हुए होंगे तो उस परिवार का विकास होगा। वो एक फंक्शन की तरीके देखते हैं। इसी तरह से वो नौकरशाही में कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी भी है। ब्यूरोक्रेसी में भी आप जब काम करते हैं तो आपके लिए इंसेंटिव्स हैं, आपका समय समय पर आपका प्रमोशन होता रहता है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है, डीए आपका बढ़ता रहता है। इस तरह की चीजें जो है वो फंक्शन की तरीके हैं। और उसी तरह से जाति प्रथा के भी प्रकारों और अकार्यों के बारे में उन्होंने बात किया है। लेकिन यहां पर डिसफंक्शन क्या होगा? संयुक्त परिवार मान लीजिए है, ये तो सारे योग करने वाले कारक हमने बताए। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को घटाते हैं। संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में सब लोग कमा रहे हैं, आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी संयुक्त परिवार में कोई ऐसा भी मेंबर है जो नशे का आदी हो गया और घर के पूरे सामान को जाकर के बेच दे रहा है। ऐसे भी लोग परिवार में हो सकते हैं।
उस परिवार में कोई ऐसी महिला है जो केवल अपने बच्चों पे ज्यादा ध्यान देती है, अपने कजन के या अपने जो नेफ्यू हैं उनके बच्चों पे कम ध्यान देती है। इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, ये जो प्रकार हैं भाई, वो भी उस परिवार में घटित हो रहा है। तो ये जो कार्य होंगे वो उसके अकार्य के रूप में होंगे, वो उसके डिसफंक्शंस है। तो सोसाइटी एक है, समाज एक है, उसी में फंक्शन और डिसफंक्शंस दोनों चलते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे भी कारक हैं जो सामाजिक व्यवस्था में उनको बढ़ाने के बजाय घटाने के कार्य करते हैं। तो जो घटाएंगे वो डिसफंक्शन है, जो बढ़ाएंगे वो फंक्शन की तरीके। तो संयुक्त परिवार का हमने एग्जाम्पल लिया। इसी तरह से बहुत सारे सामाजिक व्यवस्था में आप देखिए, नौकरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो काम नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि समय के साथ उनकी सैलरी बढ़ने वाली है, उनका प्रमोशन होते रहते हैं वाला है, तो वो नहीं काम करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। वो अपने काम को वो तोड़ने का काम करेंगे। तो फंक्शन और डिसफंक्शन, प्रकार्य और अकार्य, ये दोनों ही समाज में घटित होते रहते हैं। ऐसे ऐसे प्रकार या ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियां जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन में बढ़ोतरी करेंगी, उनको आप फंक्शन कहेंगे, प्रकार्य कहेंगे। और ऐसे गतिविधियां जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को घटाती रहेंगी, उनको आप डिसफंक्शन कहेंगे, या हिंदी में उसको आप अकार्य कहेंगे। तो दूसरा पैराडाइम मर्टन ने दिया, वो दिया है मैनिफेस्टेड फंक्शन और लेटेंट फंक्शन की। एक है मैनिफेस्ट फंक्शन और दूसरा है लेटेंट फंक्शन। जो लोग साइंस के होंगे, फिजिक्स आप सभी लोग पढ़े होंगे 10th तक, तो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक गुप्त ऊष्मा होती है। आप लोग, तमाम लोग जानते होंगे कि गर्म पानी से जलने की तुलना में भाप से जलना ज्यादा हानिकारक होता है, फफोले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, छुपी हुई होती है, वो दिखता नहीं है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो जाएगा, वो लगेगा खौलने, उबलने लगेगा। तो उबलने के बाद जो और एनर्जी आप नीचे से देते रहते हैं, वो अल्टीमेटली उसकी एनर्जी को, सरफेस को छोड़ करके भाप में परिणत कर देता है। तो भाप की जो ऊष्मा होती है उसमें कुछ गुप्त ऊष्मा होती है, जिसको आप लेटेंट एनर्जी कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। उसी तरह से समाज में कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो छुपे हुए हैं, जो नहीं दिखाई देते। जो दिखाई देते हैं उसको मर्टन ने कहा कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल कॉन्सिक्वेंसेस विच आर एक्सेप्टेड एंड डिजायरेबल बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ऐसे प्रत्यक्ष अवलोकित परिणाम जो किसी समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया हो या वांछित हो कि आप ये कार्य कर सकते हैं, और वो वांछित भी है, वो कहते हैं कि वो मैनिफेस्टेड फंक्शन है। वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्टेड, प्रकट है, प्रकट रूप से दिखाई देगा वो। इसलिए उन्होंने कहा कि ये प्रकट प्रकार हैं। जैसे मान लीजिए रिसर्च का काम होता है, रिसर्च का काम आप सोसाइटी को अच्छे बनाने के लिए करते हैं, उसके परिणाम आपको दिखाई देते हैं, नवाचार होता है, विभिन्न तरह की चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं, वो एकदम ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेज है। सोसाइटी आपको इसको, इसकी मान्यता भी देती है, दिखाई भी देता है आपको ये काम करना है, वो काम आप करते हैं समाज में जाकर के। तो इसको मर्टन ने कहा कि वो मैनिफेस्ट फंक्शन है, वो प्रकट प्रकार है, वो दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी प्रकार हैं जो दिखाई नहीं देते। Those observable consequences which are neither accepted are not desirable by the members of the society। कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिसकी सोसाइटी न तो एक्सेप्ट करती है, ना ही वह वांछित है कि इस प्रकार के परिणाम हो। उस प्रकार के कार्य को कहते हैं कि वो लेटेंट फंक्शन है, छुपा हुआ फंक्शन है। जैसे मान लीजिए, हमने आप एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ और उनकी जो संतान है, वो सभी लोग पिक्चर देखने गए, वो एक मूवी देखने गए। मूवी बहुत एक्शन मूवी थी, और एक्शन मूवी में खूब मार धाड़, बहुत सारी चीजें हो रही थी, खूब हिंसा हो रही थी, गोली चला रहे थे, ढिशुम ढिशुम करके फाइट कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, हीरो और विलन में झगड़ा हो रहा है, या जो हीरोइन है वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनका बाल खींच के मार रही हैं, चाटा मार रहे हैं। ये सारे उस फिल्म में दिखाया जा रहा है। आप तो गए मनोरंजन के लिए, हस्बैंड वाइफ मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है जो आपके साथ उस फिल्म को, उस मूवी को देखने गया है, वो उस मूवी में इंटरटेनमेंट के साथ साथ हिंसा भी देख रहा है।
कैसे ढिशुम ढिशुम करके फाइट हो रही है, इन चीजों को भी देख रहा है। आपका ये सोचना नहीं है कि आप बच्चों को वो ढिशुम ढिशुम करके मारना सिखाने या हिंसा करना सिखाने, आप आपकी कोई वो नहीं है, आप तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि भाई ये चीज करना चाहिए, लेकिन वो छुपा हुआ है। वो आप मूवी देखने जाएंगे तो उसमें बनी हुई है, वो चीज तो है उसके साथ। वो बच्चा उसको सीखेगा, घर में आकर के दीदी से, भैया से या छोटे भाई से मार धाड़ करेगा। हो सकता है उसके अंदर इस प्रकार की चीजें आ जाएं। तो वो लेटेंट फंक्शन है। जैसे आपको ध्यान होगा कि एक समय आया था, वो एक सीरियल आ रहा था जिसमें वो मुकेश खन्ना था, शक्तिमान, है ना। शक्तिमान। वो शक्तिमान पिक्चर आ रही थी, तो शक्तिमान जो आ रहा था, तो उसमें क्या था कि शक्तिमान हाथ ऊपर करके उंगली निकाल के और गोल गोल घूमता था। और गोल गोल घूमने के साथ भाई वो उसका फिल्मांकन था, एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ करके चला जाता था। अब ये छोटे छोटे बच्चे करने लगे, वो शक्तिमान से काफी प्रेरित थे, वो देखे, और इस तरह से पता नहीं कितने बच्चों को चोट आ गई, कोई छत से गिर करके मर गया, ऐसे बहुत सारे उसके परिणाम आए। लेकिन क्या शक्तिमान दिखाने का, क्या ये कोई परिणाम था? क्या ये सोच करके दिखाया गया था कि बच्चे गोल गोल घूम करके अपना हाथ पैर तुड़वा लेंगे? ये तो नहीं सोचा गया था। लेकिन ये उसके लेटेंट फंक्शन है, ये उसमें छुपे हुए हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, गांधी जी ने लिखा था। वो लिखते हैं कि जो हरिश्चंद्र की, जो उन्होंने बायोस्कोप में मूवी देखी, उस बायोस्कोप में मूवी देख करके उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया कि वो सत्य के पुजारी हो गए। अब उस बायोस्कोप में देखना या उस बायोस्कोप का दिखाने वाला ये सोच करके नहीं दिखा था कि गांधी जी की जिंदगी में परिवर्तन, वो बहुत बड़े सत्यवादी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हरिश्चंद्र की कहानी को पढ़ा, वो उसमें छुपा हुआ था। भाई उनको कौन सी चीज कहाँ पे कब किसको घर कर जाएगी, किस बात को मान लेगी, ये आप नहीं कह सकते। तो वो लेटेंट फंक्शन था। कोई मान लीजिए कोई रिसर्च कर रहा हो बायोलॉजी के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, या किसी भी क्षेत्र में, और उस रिसर्च की वजह से उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। वो नोबेल प्राइज के लिए रिसर्च नहीं कर रहा था, वो तो उसकी रिसर्च में छुपा हुआ है, उसको कोई राष्ट्रीय स्तर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई पुरस्कार मिल जाए। तो ये जो बात है, ये इसके लेटेंट फंक्शन के रूप में है, ये उसमें छुपी हुई है। वो हो सकता है उसको, हो सकता है कोई नोबेल प्राइज के लिए कर रहा हो, उसको ना मिले, भाई उसमें नहीं छुपा था। लेकिन कोई कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिखाई देते हैं, वो परिणाम दिखाई देंगे कि वो छुपे हुए हैं। वो आप वो जो फंक्शन करेंगे उसमें छुपे हुए हैं, वो कभी निकल करके आ जाएगा। तो वो एक लेटेंट फंक्शन के रूप में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है नॉन फंक्शन और यू फंक्शन का। तो नॉन फंक्शन और यू फंक्शन है, कुछ ऐसी भी गतिविधियां हैं समाज में जो न तो समाज के अडाप्टेशन को बढ़ाती है ना ही घटाती है। वो न तो प्रकार्य हैं ना ही अकार्य हैं, लेकिन फिर भी आपकी सोसाइटी में बनी हुई है। देयरफॉर नाइदर फंक्शन नॉर डिसफंक्शन बट रिमेन्स इन द सोसाइटी। समाज में जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत वृद्ध हैं, वो दिन भर चारपाई पे पड़े रहेंगे, वृद्ध माता पिता हैं, दादा दादी हैं, किसी भी, उनका काम से कुछ लेना देना नहीं है। न तो वो आपके समाज, न तो वो आपके परिवार में किसी प्रकार का इनकम में बढ़ावा दे सकते हैं, ना ही आपके परिवार को तोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके परिवार में बने हुए हैं। ऐसे ही समाज में बहुत सारी चीजें हैं जो न तो समाज को बढ़ाने का काम करती हैं, ना ही समाज को घटाने का काम करती हैं। ना तो सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने का काम करेंगी, अनुकूलन को, ना ही सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन को घटाने का कार्य करेंगी। तो इस तरह की चीजों को हम नॉन फंक्शन कह सकते हैं, है ना। नकारे, हिंदी में कह सकते हैं नकारे, उनका कोई मतलब नहीं है, वो रहे तब भी ठीक, ना रहे तब भी ठीक, सोसाइटी में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अलग बात है कि आप आशीर्वाद के लिए उनका बहुत अच्छा से आप कर रहे हो, है ना, वो एक दूसरी बात है। लेकिन सोसाइटी में किसी भी प्रकार का उनका बहुत विशेष योग नहीं है, ना तो सोसाइटी को बनाने का काम ना घटाने का काम करती है। और एक यू फंक्शन का बात, एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सुना होगा यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, जो लोग बायोलॉजी के होंगे उन्होंने सुना होगा, या यू कैरियर प्रोकैरियोट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो यू का मतलब होता है सत्य, सत्य मतलब जो सही है। तो ये इस प्रकार के फंक्शन है, चेंज ऑफ फंक्शंस एज पर नीड्स टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी।
समाज के अस्तित्व के लिए यदि किसी प्रकार के कार्य को बदलना है, किसी प्रकार के कार्य को करना है, तो वो फंक्शन में ही बदलाव हो जाए, फंक्शन अपने आप को बदल ले। समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज की जो आवश्यकता हो, उस आवश्यकता के हिसाब से उसकी इकाइयां कार्य करने लगे, तो वो आपकी, पहले वो दूसरा कोई कार्य कर रही थी, लेकिन वो अपने फंक्शन को बदल लिया, और वो अपने फंक्शन को बदल लेना यू फंक्शन कहलाएगा। जैसे टीचिंग के प्रोफेशन को आप यू फंक्शन की तरीके देख सकते हैं। जब कभी गुरु थे, पहले गुरु थे, वैदिक काल में गुरु पिता पुत्र जैसा संबंध हुआ करता था। बाद में फिर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में देखते अध्यापक हो गए, बहुत आत्मीय संबंध था। फिर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक हो गए, प्रोफेशन से संबंधित हो गया। लेकिन शिक्षक से ये जो टीचिंग का काम है ये लगातार चल रहा है। इस कोविड की सिचुएशन में भी जो शिक्षक थे या जो छात्र थे, उन्होंने भी, जिन लोगों ने इस चीज को अपनाया, इसमें विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपने फंक्शंस को चेंज कर लिया। क्लासरूम में न पढ़ा करके इस डिवाइस के माध्यम से वो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ यू फंक्शन। आपने अपने फंक्शंस को जैसी सोसाइटी की नीड थी, उस सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आपने अपने फंक्शन में, अपने प्रकार में परिवर्तन कर लिया। और ये परिवर्तन किया जाना असली परिवर्तन है, सत्य परिवर्तन है। इसको आप सकार्य कह सकते हैं, मेरी भाषा में इसको आप सकार्य कह सकते हैं। सही है, आपने काम किया, ऐसा काम किया कि आपकी समाज का अस्तित्व बना हुआ है। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के कॉन्सेप्ट मर्टन मर्टन ने जो 4 दिए, और ये जो 2 एक्स्ट्रा आप कॉन्सेप्ट नॉन फंक्शन यू फंक्शन को समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें इंटरडिपेंडेंस ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसको हम लोग अगले बार पे चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लेते हैं, या अगर आपके पास समय हो तो इसको भी कंप्लीट करें। 5-6 स्लाइड और हैं, जैसा आप लोग कहें। अभी फिलहाल किसी का प्रश्न है, किसी की क्वेरी हो तो वो हम लोग ले लेते हैं एक बार पहले। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही सर। हाँ, तो किसी का कोई क्लास है आप लोगों की? अभी क्लास है क्या? नो सर, अभी नहीं। नो सर। अच्छा, तो इसने संबंधित है, प्रेजेंटेशन संबंधित किसी का कोई प्रश्न? यस सर। बताइए महेश। सर, जिस प्रकार से फंक्शंस का एवोल्यूशन होता है, उसी प्रकार से डिसफंक्शन का भी एवोल्यूशन होता होगा साथ साथ दोनों। बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे संगठनकारी शक्तियां अपने को इवॉल्व की समाज को बढ़ाए रखने के लिए, वैसे ही विघटनकारी शक्तियां भी अपने आप को इवॉल्व की हैं। है ना, कहते हैं ना कि तुम डाल डाल तो हम पात पात। इसीलिए दुर्खिम कहते हैं कि संघर्ष हमेशा बना रहेगा समाज में। समाज में केवल संगठनकारी शक्तियां ही हो ऐसा नहीं हो सकता, और ये भी है कि समाज में केवल विघटनकारी शक्तियां ही हो ऐसा भी नहीं हो सकता। समाज में यदि संगठनकारी शक्तियां हैं तो विघटनकारी शक्तियां भी होंगी ही होंगी, और यदि समाज में विघटनकारी शक्तियां हैं तो उस समाज में संगठनकारी शक्तियां होंगी ही होंगी। दोनों को, समाज अगर होगा तो समाज, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि समाज में जैसे आपके शरीर की आवश्यकता है भोजन पानी और इन सारी चीजों की, वैसे ही समाज की सारी आवश्यकताएं, इसके बिना समाज नहीं रह सकता। इसका ऑर्गेनिज्म से तुलना किया गया है, उनकी संरचना को, फंक्शंस को लेकर। तो इसमें निश्चित रूप से प्रकार्य और नकार्य में भी निश्चित रूप से यहाँ पर उद्विकास संभव है। आप देख लीजिए, समाज में तमाम तरह के विघटनकारी शक्तियां अपने को इवॉल्व करती रहती हैं, वो भी देखती रहती हैं। आज की डेट में जैसे एक मान लीजिए बैंक की फ्रॉडिंग, बैंकिंग फ्रॉड के बारे में तमाम चीजें हम देखते हैं। यस। तो आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात किया,
लोगों के आपने सोसाइटी में कहा कि भाई सबको बार बार बैंक न जाना पड़े, एटीएम से पैसा निकाल ले, घर बैठे अपना ट्रांजैक्शन का भुगतान कर दे, ये हुआ तो ऑनलाइन फ्रॉड शुरू हो गए। या आपके पता ही नहीं और आपके एटीएम से और आपके उससे शॉपिंग हो जा रही है, पैसे निकल जा रहे हैं, यस सर। ट्रांजेक्शन हो जा रहे हैं। तो ये विघटनकारी शक्ति अपने को इवॉल्व की है, कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। और ये लेटेंट फंक्शन भी कहलाएंगे सर? लेटेंट फंक्शन कैसे? लेटेंट तो जो छुपी हुई हूं, ये तो दिख रहा है ना आपकी ऑनलाइन फ्रॉडिंग हो रहा है। यस लेटेंट का मतलब जो छुपा हुआ है, आपका उसमें यस आपका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको ये कोई उद्देश्य नहीं है कि हमको ये मिल जाए, लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया कि आपको मिल गया, तो वो आपके सर। तो क्या लेटेंट हैं जो छुपे दोनों? हुए हों। यस सर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है लेटेंट? क्या? ये लेटेंट फंक्शन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं मतलब? पॉजिटिव और निगेटिव मतलब संगठनकारी और विघटनकारी? यस सर, इसको इसमें तो लिखा है ना आप अलग लेटेंट ही फंक्शन में। हाँ, दोनों हो सकती हैं। भाई अभी हमने आपको उसका शक्तिमान का यस एग्जाम्पल दिया, और हमने यस आपको यस। गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, नोबेल प्राइज का एग्जाम्पल दिया, दोनों ही हो सकती हैं। लेकिन सर जो यस सर। अभी आपने कहा था कि जो फंक्शन है वो सिर्फ पॉजिटिव वे में ही लिए जाते हैं, और जो विघटनकारी उनको हम फंक्शन नहीं माने। हाँ, तो वही अकार्य है ना, जो विघटनकारी हैं, जो आपकी सामाजिक व्यवस्था को अनुकूलन में जो घटोत्तरी कर रहे हैं, जो बढ़ने नहीं दे रहे हैं, वो अकार्य हैं, वो फंक्शन नहीं है, वो प्रकार्य नहीं है, वो अकार्य है ना, वो अकार्य है, उसको आपने डिसफंक्शन कहा है। यस सर, फिर ये मतलब लेटेंट फंक्शन भी पॉजिटिव ही होते हैं, जो भी फ्रॉड वगैरह है वो लेटेंट फंक्शन में नहीं आएगा। फ्रॉड लेटेंट फंक्शन में नहीं आएगा? सर वो फिर यस सर, वो फंक्शन तो दिख तो रहा नहीं, है वो ना तो सर। डिसफंक्शन। लेटेंट तो छुपा हुआ है ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं, उसका एक और क्लासिफिकेशन बना सकते हैं कि लेटेंट डिसफंक्शन। अगर आप फर्दर उसको कैटेगराइज करना चाहें तो आप लेटेंट फंक्शन और लेटेंट डिसफंक्शन कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही छुपे हुए होंगे। यस सर। यस सर, ये शाब्दिक रूप में हम लेटेंट डिसफंक्शन में ही आएगा, फंक्शन में नहीं आएगा। हाँ, यस फंक्शन को अगर आप कह रहे हैं कि फंक्शन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं एडेप्टेशन के लिए, तो डिसफंक्शन जो डिक्रीज कर रहे हो तो उसको आप अलग कैटेगराइज कर लीजिए, लेटेंट डिसफंक्शन और लेटेंट फंक्शन। यस सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। हेलो, कोई यस कुछ सर, कहना चाह हेलो। रहा था क्या? यस सर। सर मेरा एक हाँ, क्वेश्चन था। बताइए। सर
जैसे हम पॉजिटिवली फंक्शन करते हैं हम फंक्शन में, तो अगर हम पॉजिटिवली वर्क कर रहे हैं, अगर वो गलती से डिसफंक्शन हो रहा है, खंडित हो रहा है, तो उसको किस में लेंगे हम? भाई आपका काम यदि समाज को सृजन करने वाले काम में कर रहा है तो फंक्शन कहेंगे। और आपने काम किया, जैसे कोई एग्जांपल बताइए, आपने काम किया और समाज को विघटित कर रहे हैं तो डिसफंक्शन होगा। वो तो उसके नहीं परिणाम सर, को हमने देखना है ना। जानबूझकर नहीं किया। ये सर, हमने जानबूझकर नहीं किया, बट हम पॉजिटिव ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसमें गलती से अगर डिसफंक्शन हो गया तो उसको किस में लेंगे? उसके परिणाम क्या आ रहे हैं, उसके ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, समाज के अनुकूलन को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। हेलो। यदि आपके किए गए कार्य समाज के अनुकूलन को बढ़ाने के रूप में दिखाई देते हैं तब तो फंक्शन है। लेकिन यदि आपके द्वारा किए गए कार्य समाज के अनुकूलन को घटाने के रूप में दिखाई दे रहे हैं तो वो डिसफंक्शन है। परिणाम क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस हैं, परिणाम के रूप में हम उसको देख रहे हैं। ये सर मीन्स जो डिसफंक्शन है वो भी पॉजिटिवली हो सकता है कभी ना कभी, अगर उसके परिणाम अच्छे आ गए तो। तो भाई जब परिणाम अच्छे आ जाएंगे तो फिर वो प्रकार्य होगा ना, फिर डिसफंक्शन कैसे होगा। क्या कहना चाहती हैं जया। सर वही चीज है कि अगर हम वो चीज करना नहीं चाह रहे हैं तो भी पॉजिटिवली वर्क कर रहा है, मतलब गलती से कर दिया या फिर नहीं किया, तो उसको किस में लेंगे हम? कह तो रहे हैं जो आपका परिणाम होगा, परिणाम को देखिए कि परिणाम क्या है उसका। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, आपको यदि फंक्शन और डिसफंक्शन में करना है कि आपकी द्वारा कोई गतिविधि की गई, चाहे वो जानबूझ के आप जो भी कर रहे हो, उसके परिणाम क्या हुए। अब आप कहें कि हम बंदूक रखे हुए गलती से हमसे गोली चल गई, हमको किसी के मारने का मन नहीं था, लेकिन गलती से ट्रिगर दब गया और हत्या हो गई, तो ये तो विघटनकारी हुआ ना। इसका परिणाम तो उसके सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया। तो परिणाम इसका जैसा होगा वैसा ही फंक्शन या डिसफंक्शन होगा। सर तो इसमें मेन है डिसफंक्शन उसका का भी तो परिणाम कभी ना, अगर सर डिसफंक्शन का है। भी तो कोई ना कोई पॉजिटिव वे हो सकता है, मतलब हम किसी के लिए इंटेंशनली वो कर रहे हो और वो चीज नहीं हुआ, तो वो भी फंक्शन में आ जैसे जाएगा। बताइए कोई काम बताइए। सर एग्जाम्पल नहीं आ रहा है मुझे। नहीं, आप चाहे जो भी कर रहे हो, यदि परिणाम आपको सोसाइटी के लिए, वो चाहे आप भले जानबूझ के कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लेकिन परिणाम यदि बुरा है तो वो डिसफंक्शन है। और परिणाम यदि अच्छा है तो फंक्शन है। इसीलिए मर्टन ने उसको ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में रखा है, परिणाम को देखा है, आपकी इच्छा नहीं। आप क्या सोच करके कर रहे हैं वो नहीं है। आप चाहे जो कुछ भी सोच करके कर रहे हो, अच्छा सोच करके कर रहे हो, बुरा सोच करके कर रहे हो, उसका परिणाम जैसा हो रहा है, वो परिणाम अच्छे या बुरे की श्रेणी में आएगा, वो उसको डिसाइड करेगा कि फंक्शन होगा कि डिसफंक्शन। यस सर। ठीक है। सर यानी कि सर ठीक यहाँ है, पे चलिए ये फिर मायने नेक्स्ट। रखता है कि उसका परिणाम कैसा है। हाँ, क्या कह रहे हैं वीर सिंह। यानी कि सर उसका परिणाम मायने रखता है कि परिणाम क्या निकला, चाहे हम अच्छे के लिए कर रहे थे या बुरे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कॉन्सिक्वेंसेस, हमेशा जो जैसे अवलोकित सर परिणाम क्या है वो डिसाइड करेगा। जैसे सर कोई भी स्पेस प्रोग्राम है, अगर उसको लिए हम कर तो रहे अच्छे के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो ब्लास्ट हो गया, उसका कहीं पे गिर गया, इससे बहुत सारी जनता या
वहां पे हम पॉपुलेशन मारी गई तो उसका सर परिणाम बुरा हुआ, लेकिन कर अच्छे के लिए रहे थे, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं जैसे डायनामाइट की खोज तो किसी ने अच्छे के लिए किया था, जी सर। न्यूक्लियर पावर का खोज किसी ने अच्छे के लिए किया था, लेकिन उसका मिसयूज भी होने लगा। तो आप क्या कर रहे हैं, उससे बिजली बना रहे हैं या किसी को नरसंहार कर रहे हैं? जी जी। सर चलिए ठीक एक है, हम एग्जाम्पल है। लोग, हाँ बताइए। सर जैसे किसी को स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, मतलब कोई मेरा फ्रेंड है, उसको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कोई, और मैंने उसको सोचा कि इसको ये वाली स्ट्रीम बता देते हैं तो इससे इसका नुकसान होगा, लेकिन उसने अच्छा वर्क किया उसमें और वो मतलब उसका अचीवमेंट अच्छा हुआ, उसको अच्छा सब कुछ हो गया, अच्छी जॉब लग गई है जो भी हो, तो ये एक डिसफंक्शन। नहीं, हम समय आवाज कट रही है आपकी। हेलो। हेलो। हाँ, कुछ कह रही थी। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर कई बार हाँ ऐसा बोलिए होता है कि निशा। एक सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरा कोई एक आपकी आवाज नहीं आ रही है जया। हाँ, आप कुछ कह रही थी निशा, बताइए। सर कई बार ऐसा होता है कि एक सोसाइटी है जो किसी कार्य के काम करने को परमिशन देती है, और दूसरी सोसाइटी उसके मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देती है, उसको नकार देती है। जैसे सर फॉर एग्जांपल कि फिल्म इंडस्ट्री में उन लोगों को इंटरकास्ट मैरिज की परमिशन मिलती है, और हमारी सोसाइटी में इसे डिसएग्री करते हैं, इसका सपोर्ट नहीं करते। तो सर ये फंक्शन कैसा होगा? कौन सा फंक्शन है ये कि एक सोसाइटी उसकी इट्स परमिशन दे डिपेंड्स रही ऑन द सोसाइटी। ये तो आपके समाज के ऊपर डिपेंड करेगा निशा, वो समाज जैसा है। एक ही कार्य या एक ही गतिविधि किसी एक समाज के लिए फंक्शन हो सकती है, और वही सेम गतिविधि, वही समान प्रकार या समान एक्टिविटी किसी दूसरे समाज के लिए डिसफंक्शन हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, यह समाज पर डिपेंड करेगा, है ना। वो कार्य आप कह रही हैं जैसे इंटरकास्ट मैरिज, कोई एक समूह जो है उसको स्वीकार करता है तो उसके लिए, अगर स्वीकार करता है तो उसके लिए फंक्शन है, और कोई दूसरा समाज अगर उसको नकारता है उसके लिए डिसफंक्शन है। गतिविधि एक है ना, वो समाज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सर सर मैं जो एग्जांपल बता रही थी, जैसे मेरा कोई फ्रेंड है, उसको मैंने स्ट्रीम सिलेक्ट करने के लिए सजेशन दिया, उसने पूछा था, तो उसको मैंने गलत ऐसा सोचा कि ये गलत वे में चला जाए, मतलब इसका अच्छा नहीं हो, बुरा सोचा मैंने, और उसको कोई गंदी सी स्ट्रीम बता दी, बट उसने उस पे पॉजिटिवली वर्क किया, हार्ड वर्क किया, और उसका अच्छा अचीवमेंट रहा। तो ये तो हमने उसी लिए डिसफंक्शन के लिए काम किया था, लेकिन उसमें फंक्शन का काम हुआ, तो इसको हम किस में लेंगे? पहली बात तो यही समझ लीजिए कि कोई भी स्ट्रीम गंदी तो होती ही नहीं है। ये सर, लेकिन मैंने तो अपने इंटेंशन से सोचा ना कि ये मैं उसके लिए गलत मतलब गंदा करूंगी तो वो गलत फील्ड में चला जाए। नहीं, वो भले गलत चला जाए भाई, आप किसी को स्ट्रीम कब सेलेक्ट करने के लिए कहते हैं? ऐसे ही किसी को थोड़ी कोई कह देता है स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए। गाइडेंस काउंसलिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने। यस सर। यदि आप किसी को कोई चीज सेलेक्ट करने के लिए या नहीं सेलेक्ट करने के लिए कहते, पहले उसकी कैपेबिलिटी को आप देखते हैं कि उसकी क्या क्षमता है, उसकी क्या योग्यता है, फिर आप उसको सजेस्ट करने के लिए कहते हैं। ये सर, बट मैं तो और डिसफंक्शन कर रही थी ना, ये तो लेकिन व्यक्तिगत कार्य हुआ ना, उससे समाज कैसे प्रभावित हो रहा है? तो व्यक्तिगत व्यक्ति प्रभावित हुआ। यहां तो हम सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन की बात कर रहे हैं, न कि व्यक्ति के। मर्टन ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये मर्टन का कॉन्सेप्ट सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन के ऊपर है, किसी व्यक्ति के नहीं। बात समझ रही हैं? ये दोनों फर्क फर्क सर चीजें हैं, इसको मिक्स नहीं करें। हम हम्म। सर हम रीइंफोर्समेंट भी देते हैं, तो कभी निगेटिव रीइंफोर्समेंट दे देते हैं और कभी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे देते हैं, तो कभी निगेटिव दे देते हैं तब भी वो बच्चा पॉजिटिवली कर रहा है।
तो वो किस में लेंगे सर? आप इस बात को समझिए कि मर्टन ने सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन की बात कही है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, समाज की व्यवस्था के अनुकूलन की बात है। उनका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट सामाजिक व्यवस्था के या सामाजिक संरचना के अनुकूलन की बात है, न कि व्यक्ति के। फिर तो यस इसको सर। अगर आप इस तरह से करती हैं तो आप ईर्ष्या के श्रेणी में आ जाएगा वो, कि आपकी उस और व्यक्ति सर के साथ इससे ईर्ष्या है, यस सर, घृणा तो ये है। डिसफंक्शन में आएगा कि फंक्शन में आएगा, वही पूछ रही। अरे भाई, ये उस कॉन्सेप्ट से संबंधित ही नहीं है। डिसफंक्शन या फंक्शन जो संबंध है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन से संबंधित है। सर इससे तो सिर्फ वो इंडिविजुअल ही बस प्रभावित हो रहा है, पूरी समाज कहाँ हो रही है वो उसको स्ट्रीम सिलेक्ट करने से, वही बस हाँ, प्रभावित होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए मर्टन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन की बात है ना। ये तो फिर आप इंडिविजुअल किसी की बात कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट वो ये मैं अपना कॉन्सेप्ट नहीं बताया हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने मर्टन का आपको बताया है। आप चाहे तो मर्टन को गूगल कर सकते हैं, मर्टन को और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वो दोनों अलग अलग चीजें। सर हो सकता है मेरा एग्जाम इस वे में हम क्या लेंगे वो पूछ रही थी। अब किसी व्यक्ति के वे में हम समाज के वे में क्या बता दें आपको, वो तो प्रश्न ही इससे नहीं संबंधित है। ये तो प्रश्न इस टॉपिक से फर्क है ना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलते हैं, इसके इंटरडिपेंडेंसी के ऊपर बात करें। ओके, थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir.